अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। अब ईद खैरियत से गुजर गई है, अब हम उस गोश्त का क्या करें जो हमने बहुत सारा जमा कर लिया है। देखिए, असूली तौर पे जो गोश्त है वो आपको 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीर आ रही हैं जिसको देख के मुझे बहुत तशवीश ये हो रही है कि लोगों ने तो बाकायदा इतना ज़्यादा गोश्त जमा किया हुआ है कि इतनी नौबत आ चुकी है कि फ्रिज और फ्रीज़र को बाकायदा रस्सियों से बंद किया जा रहा है और उसके बावजूद फ्रिज और फ्रीज़र के ज़रिए भी बाहर गोश्त लटक रहा है। देखिए, ऐसा ना करें। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक नेमत है और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। पंजाब में तकरीबन 18,000 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों ने हस्पताल का रुख किया है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने गोश्त का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया है कि तबाही मच गई है। ऐसा आपको नहीं करना, और बल्कि अगर इस ईद के ऊपर अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल भी किया है तो उन बुज़ुर्गों का और उन बच्चों का भी ख्याल कीजिए जिनको इतना ज़्यादा गोश्त हमें नहीं देना, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली गुर्दों पे असर पड़ता है। गुर्दे इतने प्रोटीन का बोझ नहीं उठा सकते, तो दाल और सब्ज़ी रखना ज़रूरी है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि गोश्त को प्रिजर्व करके कुछ अरसे के लिए रखा जाए तो उसमें से सबसे पहले गरीबों का हिस्सा, ज़रूरतमंदों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा, पड़ोसियों का हिस्सा वो निकालें। कुछ अरसे गोश्त की डिशेस बनाइए, 1 महीने 1.5 महीने इसको फिनिश करके रख दीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ गोश्त को रखना चाहते हैं तो उसको अच्छे तरीके से धूप में सुखा लीजिए, और फिर आपने काम ये करना है कि अच्छा सा एक मलमल का टुकड़ा लेके उस पर इसकी सूखे वाले गोश्त की पट्टियाँ रख के और इसको इसके अंदर लपेट लीजिए। वो जो मलमल का कपड़ा हो उसको सिरके में आप ज़रूर डिप करके रखें। उसके बाद कोयला आप ले लीजिए, उसका चूरा करके और इसको इस मलमल के टुकड़े के ऊपर आप फैला दीजिए। फिर एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का बैग लेके और फिर इसको आप फ्रीज करें तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के लिए आपका गोश्त चल जाएगा और ख़राब नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल ही करना नहीं पसंद करते, क्योंकि उसमें से एक हीक आ रही होती है। तो जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो आपने उसको पानी में डाल के फिर उबलने के लिए एक तो चढ़ाना नहीं होता, क्योंकि उससे वो स्मेल नहीं जाती। हमेशा आपने उसको उबलते हुए पानी में डाला, फिर निकाला, उस पानी को फेंका और फिर पकाया। कलीजी के लिए भी यही तरीक़ेकार अच्छा होता है। मेरी एक वीडियो मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगी, उसके अंदर ये है कि इस गोश्त को मैं अच्छे तरीके से पानी में डबो के रखती हूँ आधे घंटे। उसमें 1 टीस्पून नमक होता है और 3 से 4 नींबू के टुकड़े, और आपने आधे घंटे से 40 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने गोश्त को पकाया धोने के बाद, तो बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चावल बना रहे हैं तो बॉयल्ड राइस बनाइए इस गोश्त के साथ, क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, मसाला जात इस्तेमाल हुए तो इस सख्त गर्मी में अगर आप बिरयानी या पुलाव बनाएंगे तो वो और बहुत ज़्यादा इसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो उबले हुए चावल एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो आप साथ में बनाइए। और उसको बनाने के दौरान जब चावल बिल्कुल उबलने लग जाए तो आप उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके चावल निखर जाते हैं। कुछ कतरे आप नींबू के भी ऐड कर दें तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और गोश्त बनाने के दौरान अगर आप कटी हुई मिर्चें डालते हैं हरी वाली तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि साथ ही साथ विटामिन सी मिल जाए। हाथों में जो जलन आपके लगेगी तो नील जो घर में आपके मौजूद होता है कपड़ों को धोने के लिए, उसके कुछ कतरे पानी में आप उसकी सोल्यूशन बना लीजिए और उसके बाद उस नील के पानी से अपने हाथों को फ़ौरन धो लें तो आपकी जो जलन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। गोश्त को गलाने के लिए 1 किलो गोश्त को गलाने के लिए 1 छालिया का टुकड़ा बिल्कुल काफ़ी होता है, वरना गोश्त के ढक्कन के ऊपर आपने अगर चूना जो है उसको लगा लिया और फिर उसको ढक दिया तब भी गोश्त गल जाता है, वरना जो पपीते का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। ये तमाम तर चीज़ें आप कीजिए, गोश्त को जल्द अज जल्द ख़त्म कीजिए। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, ब्लड टेस्ट के बारे में, क्या विटामिन्स आप इस्तेमाल करें क्या ना करें, तो मैं अल खलीज टावर्स पे होती हूँ 4th फ्लोर पे, कमरा नंबर 401 में, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे, और 1st फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे सैटरडे मंडे 3 से 5 और जुमेरात 6 से 8। उसके अलावा मैं अस्करी 4 में भी होती हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। मेरा ब्रांड है डेनोलिव, जिसके प्रोडक्ट्स आप क्लिनिक से भी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ मटन और आने वाले हैं मेहमान, तो मेरे घर में थे ये छालिया के टुकड़े और ये डाल दिए मैंने इसके अंदर। उससे क्या होगा कि फटाफट गोश्त हमारा जाता है घर।
दूसरा ये है कोयले का टुकड़ा। मैंने इसको बिल्कुल धो के इसके अंदर रखना है, ठीक है, जब तक कि इसका काला कलर निकलना ना बंद हो जाए। उससे क्या होगा कि जो मुझसे ज़्यादा नमक इसके अंदर डल गया है वो ये कोयला इसको पी जाएगा, और काम ख़त्म होने के बाद यानी कि डिश के कोरमे के तैयार होने के बाद हम इस कोयले को बाहर निकाल देंगे और बहुत अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। कुछ लोगों को कुर्बानी के गोश्त की महक बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो ये नींबू के जो स्लाइसेस हैं वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी, तो जो महक होती है कुर्बानी के गोश्त की वो पता भी नहीं चलेगी और मेरे मेहमान इस डिश को बहुत एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिरयानी के चावल बना रही हूँ, ठीक है, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि चावल बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं और वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैं चावल बना लूँ, ठीक है, और उसके साथ हम शोरबे वाला गोश्त भी खा लेंगे, कढ़ाई भी खा सकते हैं, कलेजी भी खा सकते हैं। तो चावल अक्सर जुड़ जाते हैं। मैं हमेशा ये करती हूँ कि अपने चावलों के अंदर 1 चम्मच बड़ा देसी घी का डाल लेती हूँ, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेरे चावल कभी भी नहीं जुड़ते। तो ये आपके सामने मैं अपने चावलों के अंदर बिल्कुल, अब वो पकने वाले हैं तो उससे पहले डाल रही हूँ देसी घी, और मेरे जो चावल हैं इसकी वजह से आपको बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे। और आप ये देखिए कि चावलों के ऊपर उनकी खुशबू भी आ जाती है बिल्कुल देसी घी वाली, और वो बिल्कुल 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 अलग अलग हो जाते हैं।